वेलकम बैक। ख़राब दिन मार्केट के लिए और अभी भी इंडस्ट्रीज डे लो के काफ़ी करीब। मिड कैप इंडेक्स देखिए अब एक बार ज़रा 1000 पॉइंट नीचे हटता, अभी एकदम से एक और नॉक आया मिड कैप इंडेक्स में और वो 1000 पॉइंट का मूव। एडवांस डिक्लाइन आएगा आपकी स्क्रीन पर और एडवांस डिक्लाइन इस समय काफ़ी ख़राब होता हुआ करीब करीब 1:3 से ज़्यादा का इस समय एडवांस डिक्लाइन। अनुज, ये हमारे इंटरनल्स ही लग रहे, क्योंकि कल हम थोड़ा सा एशिया को ब्लेम कर सकते थे, वहां पर वीकनेस थी। आज भी एशिया में ज्यादा कुछ अच्छी तस्वीर नहीं उभर कर आई है, लेकिन इतना नेगेटिव रुझान क्यों, अचानक क्यों होना चाहिए? देखिए, एक पिक्चर आई थी विद्या बालन की, द डर्टी पिक्चर। उसमें विद्या बालन बोलती हैं कि पिक्चर सिर्फ 3 वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। मार्केट सिर्फ 3 वजह से चलती है, अर्निंग्स अर्निंग्स और अर्निंग्स। और नियर टर्म में जो मर्जी आप लिक्विडिटी कह लें, मीडियम टर्म में जो मर्जी सेंटीमेंट कह लें, अगर अर्निंग्स के ऊपर प्रेशर है तो फिर गड़बड़ है। तो गड़बड़ है। जो आज बजाज ऑटो ने कहा, अब या तो ये हो सकता है हर्षदा कि बजाज ऑटो ने पूरी इंडस्ट्री के तौर पे बात कह रही है, बाकी इंडस्ट्री अगर कह दे नहीं हमारी तो हालत इतनी ख़राब नहीं है, तो शायद हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा बेटर भी हो जाए। लेकिन जो बजाज ऑटो ने कहा कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट है, तो वो आई थिंक। और उसके बाद जो नेस्ले ने किया, अब जो हेवल्स ने किया, तो आई थिंक क्लियरली प्रेशर है मार्केट में। मार्केट सिर्फ इस वजह से नहीं चलेगा ना कि रिटेल के पास बहुत पैसा है या फिर म्यूचुअल फंड के पास कैश है। ठीक है, वो है तो वो मार्केट की डाउनसाइड को एक लेवल तक प्रोटेक्ट रखेगा, लेकिन मार्केट को चलने के लिए इवेंचुअली तो अच्छे नंबर्स चाहिए ना, वो नहीं आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। जहाँ अच्छे नंबर आ रहे हैं वहाँ रिवॉर्ड भी कर रहा है मार्केट। आप एम्फेसिस देखिए फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, और यहाँ पे जहाँ पर आप एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं जैसे कि LTI, माइंडट्री या इन्फोसिस, वहाँ स्टॉक्स चल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहे हैं। कल HDFC AMC का देखिए स्टॉक क्या शानदार चला था कल 3-4 दिन में स्टॉक 10-12% भागा था। तो जहाँ पे अर्निंग्स आएंगी वहाँ पे स्टॉक्स चलेंगे। जहाँ पे जो लार्जर पर्सपेक्टिव बन रहा है वो ये बन रहा है कि कंजम्पशन, फाइनेंशियल्स, ये शायद नंबर्स वीक हैं, इस वजह से एक इम्पैक्ट आ रहा है। इनफैक्ट एक काम करते हैं, हमारे एक्सपर्ट से बात करते हैं। मोतीलाल ओसवाल AMC के MD और CEO प्रतीक अग्रवाल जुड़े हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं मार्केट में और काफ़ी क्रेडिबिलिटी है उनकी। और जब से वो मोतीलाल ओसवाल AMC के MD एंड CEO बने हैं, काफ़ी एक टर्न अराउंड मोतीलाल ओसवाल AMC में भी आया है। मार्केट में भी काफ़ी तजुर्बा रहा है इनका, बाय साइड सेल साइड दोनों साइड इन्होंने काम किया है। इनसे बात करते हैं। प्रतीक जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आज बजाज ऑटो ने एक मूड बिगाड़ा, क्या वो मार्केट के लिए, ओवरऑल मार्केट के लिए भी बड़ा झटका, या उसको सिर्फ एक कंपनी स्पेसिफिक इशू समझा जाए? नहीं, आप अगर नब्ज देखें तो ग्लोबल ठीक है, इंडिया के ट्रेड नंबर्स ठीक हैं, इंडिया की फॉरेक्स ठीक है, दुनिया के मार्केट ठीक हैं। तो ले दे के फिर बात वहीं आ जाती है जैसा आप कह रहे थे कि मार्केट केवल अर्निंग 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 देखता है। तो ये अर्निंग सीजन है। अर्निंग सीजन में जिस दिन अर्निंग्स अच्छी आती हैं उस दिन मार्केट में पॉजिटिविटी रहती है, जिस दिन नहीं आती हैं थोड़ी नेगेटिविटी रहती है। इसके साथ इस पीरियड में एक तो क्या है कि Q1 में जो है इलेक्शन का पीरियड था, तो ऑर्डरिंग कम हुई थी। Q2 में रेंज थोड़ी ज्यादा हुई, उसकी वजह से थोड़ी सी मायूसी है। Q3 Q4 से थोड़ी सी आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, तो ये है। बट इसके साथ अगर आप देखो तो इस समय जो IPO QIP जो फंड रेजिंग पाइपलाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दी जिसको कहते हैं सबसे बड़ा IPO इंडिया का अभी खुला हुआ है, तो ये भी जो है एक तरीके से कुछ हद तक लिक्विडिटी अपने में समेट लेता है। सेकेंडरी मार्केट के लिए कम बचती है, तो जब ऐसा होता है तो मार्केट कुछ समय के लिए ठहरता है। तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, इसमें कोई ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। ओके, एक्सपेक्टेड लाइन पर कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल अब मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है प्रतीक जी? क्या एक सॉर्ट ऑफ पहली डिसेंट करेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्योंकि पिछले 3-4 साल में मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन आई नहीं है, टाइम वाइज भी प्राइस वाइज भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे कई लोग पूछते हैं। मैं कहता हूं पिछले 10 सालों में, पिछले 15 सालों में जिन भी वजहों से आपको बड़ी करेक्शन मिली है उनको लिखिए। ओके, 2008 में लीमैन हुआ था, क्या लीमैन वापस हो सकता है? लोग बाहर के मार्केट देखते हैं।
कि वहां पे रियल एस्टेट में शायद मंदी है, थोड़े डिफॉल्ट बढ़ रहा है। भाई प्रॉब्लम लीमैन की थी, वहां पे काउंटर पार्टी एक चला गया था, वरना बाहर के बाजारों में यूएस इन पर्टिकुलर कंपनियां आती जाती रहती हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लीमैन में प्रॉब्लम काउंटर पार्टी रिस्क की थी, एक्सचेंज बीच में नहीं था, लीमैन बीच में था, अब वो रिस्क चला गया है। तो इवन इफ यू गेट बैक द सेम कंस्ट्रक्ट, फिर भी आपको लीमैन वाली प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। दूसरा, फॉरेक्स हमारी कम होती थी, आज के दिन रिकॉर्ड है। ओके। तीसरा, पहले हमारे मार्केट बाहर के ऊपर स्विंग करते थे, एफपीआई आता था, हम ऊपर जाते थे, वो नीचे जाते थे, हम नीचे जाते थे। आज के दिन देसी पैसा है, एफपीआई का प्रभाव बहुत कम है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने ताबड़तोड़ बिक्री की है, उनमें से कई सारे दिनों में वी वर पॉजिटिव, नॉट लाइक एवरी डे वी वर नेगेटिव। तो आप लिखो, मतलब मानसून का फर्क पड़ता था, अब वो कम पड़ता है। तेल का फर्क पड़ता था, तो आप देखो तो पिछले साल नवंबर में तेल $95 हो गया था, मार्केट ठीक थी। तो अगर आप सारे रीज़न लिखोगे ना, आप देखोगे कई सारे रीज़न अब नहीं हैं। पहले हमारी इकोनॉमी दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, अब 5वीं हो गई है, शायद डेढ़ 1 साल में हम तीसरी हो जाएँगे। तो वहाँ पे एक सोचने का तरीका ये है कि भई जब इंडिया में मानसून खराब होता है और हमारी ग्रोथ किसी वजह से खराब हो, तो क्या जापान, क्या ब्रिटेन, क्या जर्मनी, क्या फ्रांस के टीवी चैनल्स हमारा मार्केट देते हैं और कहते हैं कि नो इंडिया इज़ नॉट डूइंग वेल, सो देयर मार्केट शुड नॉट डू वेल। तो हम बाहर की उससे क्यों इतना चिंतित होते हैं? वी आर द ग्रोथ प्रोवाइडर्स टू द वर्ल्ड। अगर आप बाहर का भी हमारे उसमें देखो, हमारे एक्सपोर्ट 18% ऑफ जीडीपी है, वो अगर 1% से कम भी हो तो 0.18% का फ़र्क पड़ता है। काउंटर साइड पे आपको सस्ता ऑयल मिल जाता है, $1 सस्ता ऑयल सवा बिलियन सेव्ड हो जाता है कंट्री के लिए। तो मतलब एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से ले लो, सब बैलेंस रहता है। हाँ, इस दौरान अगर एफपीआई निकले कि चाइना में अपने को एलोकेट करना है, इंडिया में ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से मार्केट ठहर सकता है। टिपिकली इट्स अ रीज़न टू बाय, गुड टाइम टू बाय। एक और बदलाव है, अगर आप देखोगे तो 2008 से 2020 के बीच में इंडेक्स की अर्निंग ग्रोथ 4-5% ही थी, काफ़ी कम थी। तो अगर आप 1 क्वार्टर का पीरियड देखो तो प्राय 1% आपका टाइम करेक्शन हो पाता था वैल्यूएशन में, अगर मार्केट कहीं ना जाए तो। आज के दिन जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो पहले बहुत ज़्यादा थी, 20% था पिछले साल अर्निंग ग्रोथ, अब भी 12-13% आगे की अर्निंग ग्रोथ की अपेक्षा करते हैं। तो 1 क्वार्टर में 3 से 4% आपकी वैल्यूएशन करेक्शन केवल टाइम करेक्शन की वजह से हो जाती है। तो अगर पहले आपको 10% की करेक्शन की गुंजाइश लगती थी, आज के दिन 1 क्वार्टर में 3 से 4% टाइम करेक्शन, 4 से 5% अगर आपकी मार्केट गिरी और वैल्यू करेक्शन हुआ, इट इज़ गुड, मोर देन सफिशिएंट। So every time, market falls by 3 to 4%, we say it is a good time to buy into the dip. तो अनलेस कोई बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हो जाए, ओके। दिस इज़ द काइंड ऑफ डिप्स वन शुड एक्सपेक्ट, नॉट मोर। हाँ, इसमें स्टॉक्स कुछ ज़्यादा जा सकते हैं, वो अलग बात हो गई। एग्जैक्टली प्रदीप जी, शुक्रिया कि एटलीस्ट आपने थोड़ा इन्वेस्टर्स का यहाँ पे धारणस बताया। बात सही कह रहे हैं आप। और सर थोड़ा सा गाइड ये भी कीजिए कि जब ये डिप आ रहा है जिसको आप बाय करने की बात कह रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, सबसे पहले क्या अप्रोच करना चाहिए? जो दो तीन स्पेस पिछले 10 दिन में सबसे ज़्यादा प्राइस डैमेज हुआ है, जहाँ पर मतलब बैंक निफ्टी तो आज गिरा है, आप देखिए एफएमसीजी में प्राइस डैमेज हुआ है, ऑटो में प्राइस डैमेज हुआ है। आपकी प्रेफर्ड बाइंग लिस्ट में क्या है इस वक्त सबसे ऊपर? नहीं, हमारी छोड़िए, आपको थंब रूल देता हूँ जिससे आप अपना काम खुद कर सको, मेरी ज़रूरत ना पड़े। तो एक जो ट्रेंड होता है, ये समझिए आप, वो लंबे समय तक चलता है। अब हम ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, हम चाहते हैं हमारे इन्वेस्टर का पैसा ज़्यादा बने, रिटर्न ज़्यादा आए इंडेक्स की अपेक्षा। और जो सोर्स हम लेते हैं वो ये कि अगर हमारी कंपनियों में अर्निंग ग्रोथ की कोशेंट इंडेक्स से ज़्यादा हो, तो देर-सबेर वो हमारे क्लाइंट की रिटर्न में कन्वर्ट होगी, करेक्टेड फॉर वैल्यूएशंस।
तो ग्रोथ कहाँ पे ज्यादा होगी? तो जैसे 2000 से 2008 का पीरियड था, वो केपेक्स ड्रिवन पीरियड था। इस पीरियड की तरह 2020 से अभी तक का पीरियड भी केपेक्स ड्रिवन ग्रोथ का पीरियड है। उस वाले पीरियड में भी पहले गवर्नमेंट ने आके स्पेंड किया था, और इन दी सेकंड हाफ जो कॉर्पोरेट इंडिया था, दे स्टार्टेड टू स्पेंड, और कुछ ऐसा ही इस बारी भी उम्मीद की जा रही है। तो जब ऐसा होता है तो आपको मालूम है कि आपको केपेक्स वाली जो कंपनियां हैं, जो उनकी बेनिफिशियरीज हैं, उनमें ढूंढना चाहिए। थीम्स अलग हो सकती हैं, कभी रिन्यूएबल की आएगी, कभी रेलवे की आएगी, कभी डिफेंस की आएगी, कभी कुछ। आप उसको देख लें, और उनमें जो स्टॉक्स की ग्रोथ हायर हो, ग्रोथ कोशेंट हायर हो, वैल्यूएशन ठीक हो, दैट इज वेयर वन हैज टू लुक एट। तो ट्रेंड्स कंटिन्यू फॉर लॉन्ग इज दी स्मॉल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है। जैसे ही आप वो समझ जाओगे, इधर-उधर बिखराव से आप बच जाओगे। हम्म 2008 से 20 का जो पीरियड था वो कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ था, मतलब 12। हम्म अब वैसा नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ, वी कीप सेइंग दिस इज टाइम फॉर अल्फा। अल्फा कैसे बनती है? अल्फा बनती है अगर मार्केट में एक स्पेस हो जहाँ पे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा आए और काफ़ी लंबे समय तक आती रहे। जैसा कि 90 के दशक में सॉफ्टवेयर ने किया था, तो आप देखो पिछले 3-4 सालों में ऐसी कितनी सारी नई स्पेसेस एक साथ आई हैं। न्यू टेक आया, रिन्यूएबल आया, डिफेंस आया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आई, 4-5 स्पेसेस और भी ऐड होती जा रही है। तो वी से दिस पीरियड इज लाइक नथिंग दैट वी हैव सीन फ्रॉम 90s टिल नाउ। इतनी सारी नई स्पेसेस जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, और लंबे समय तक नई स्पेसेस में लंबे समय तक ग्रोथ अच्छी रह सकती है। हम्म। हमारा फोकस वहाँ है। तो नहीं, जब आप नई स्पेसेस कहते हैं प्रतीक जी, आप वो किस किस स्पेसिफिक सेक्टर की बात करेंगे? क्योंकि नई स्पेसेस तो न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स में भी है, नई स्पेसेस न्यू रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्ले में भी है। तो कारों के नाम लिए मैंने, न्यूटेक हो गया, रिन्यूएबल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो गई। अगर आप पहले हम्म देखो तो एक ही अस्पताल था, अब काफ़ी सारे अस्पताल हो गए। करेक्ट। ज्वेलर केवल एक था, अभी काफ़ी सारे हो गए। सो ये जो कई सारी न्यू स्पेसेस आई हैं, रिन्यूएबल जो पहले थी ही नहीं, अब आ गई है, सोलर आ गई है, उसमें पहले केवल शायद विंड थी। डिफेंस जो थी वो पहले कुछ और ही करते थे, आज आज के दिन कुछ और ही उसमें समा बंधा हुआ है। तो ये अगर आप देखो ना, अगर 8 से 20 की स्टोरी इंडेक्स की स्टोरी थी, आप इंडेक्स से लार्ज कैप इंडेक्स की उससे बाहर जाते थे तो आप हेडविंडेड हो जाते थे, आपको अर्निंग की टेलविंड नहीं मिलती थी, आपको परफॉर्मेंस की टेलविंड नहीं मिलती थी। जो अभी का पीरियड है वो डिफरेंट है। एक सेक्टर नया नहीं आया है, कई सारे सेक्टर एक साथ नए आए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और अगर आप देखो हमारे पोर्टफोलियो को, तो आप देखोगे कि ये जो न्यू स्पेसेस हैं वो हमारे यहाँ उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा। यही एक चीज़ हम, मतलब आई थिंक पिछले 1 डेढ़ साल से कह रहे हैं, दिस 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 इज़ द टाइम फॉर अल्फा। अल्फा और वो नए जो सेक्टर्स उभर कर आए हैं उनमें देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ओल्ड सेक्टर्स जो निराश कर रहे हैं, आज मिसाल के तौर पर बजाज ऑटो, जिस तरह की कमेंट्री आई, अब नॉर्मली फेस्टिव सीजन में और स्पेशली इस साल ये उम्मीद थी कि टू व्हीलर सेल्स वैसे भी लीडरशिप पोजीशन में हैं, एटलीस्ट वो डेटा इस पिछले महीने का वही इशारा कर रहा था। अब बजाज ऑटो कुछ और ही रियलिटी की बात कर रहा है। बजाज ऑटो कह रहा है कि सिर्फ 1 से 2% की इंडस्ट्री ग्रोथ देखने को मिली है इन फर्स्ट 15 डेज ऑफ फेस्टिव पीरियड, जहां पर अनुमान 5 से 6% का था। ये फिर ओवरऑल रूरल कंजम्पशन या फिर वो पूरी कंजम्पशन थीम पर बड़ा सवाल उठा रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा, लंबा दौर चलता है जब केपेक्स टेक्स प्रेसिडेंस, आपको कंजम्पशन ग्रोथ वाइज केपेक्स से कम दिखेगा, ये पीरियड वो चल रहा है। दूसरा, अगर आप रूरल की बातें करें तो एक टाइम था जब रूरल लेड ग्रोथ, क्योंकि एक पलायन हो गया था, आपके शहरों से लोग कोविड के टाइम रूरल इंडिया चले गए थे। तो वहाँ की जो कंजम्पशन थी थोड़ी बढ़ गई, अगर मैं एक ट्रेंड की बात करूँ। अब अगर वो वापस शहर में आ गए तो आपको रूरल इंडिया में वो वाली एक हेडविंड हो गई। तो सेम चीज बार-बार एक्सपेक्ट करना गलत है। और दूसरा, इन हाइली पेनिट्रेटेड कैटेगरीज
ग्रोथ तो कोई नई चीज लाओगे तभी आएगी ना। तो इस स्पेस में भी वी से आइस वाली जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो तो कल की स्टोरी हो गई। फ्यूचर की स्टोरी इज इलेक्ट्रिक व्हीकल गाइस। एंड वैल्यूएशंस ऑफ कोर्स आर अनदर थिंग, बट जो लोग जल्दी से जल्दी उसमें कन्वर्ट हों, वो फ्यूचर है। आइस इज नॉट द फ्यूचर। आज से 10 साल के बाद क्या कोई भी जो कहता है इंजन वाली व्हीकल खरीदेगा? अगर सारे लोग ईवी में जाएंगे, अगर आपका भी यही मानना है, तो आज आप 20-20, 33 टाइम मल्टीपल क्यों दे रहे हो, जो धंधा ही 10 साल के बाद ना रहे? प्रतीक जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम